नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर रार ठन गई है। एक के बाद एक नेता सीएम उम्मीदवार के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने नायब सैनी के सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया। इसके बाद अनिल विज ने सीनियर के आधार पर दावेदारी ठोक दी। तो वहीं बीजेपी से जो है अनिल विज के बाद अब कांग्रेस से हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी ने सीएम उम्मीदवार के लिए दावेदारी पेश की है। सूत्रों के हिसाब से अगर बात करें तो जेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो मैं सबसे सीनियर हूं। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा को सीएम उम्मीदवार के लिए पेश किया है। साथ ही इससे पहले कुमारी सैलजा भी दावेदारी की थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री की जो रार ठनी हुई है उसको लेकर जो है किस तरीके से हल दिखाई देगा। सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। सीएम का दावा किया नहीं कर सकते हैं ना, नेता है कर सकता है, नेता है कर सकता है। जयप्रकाश के बयान पर क्या कहेंगे सर? जयप्रकाश ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस का डीएनए खराब है। अगर आप लोग देखेंगे, कांग्रेस जो भी किसी का समर्थन करती है, ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। और ये पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते, परमात्मा जाना है। बोलता है सर एक सांसद भी सीएम बन सकता है, अपनी सीएम की दावेदारी जताई है सुरजेवाले नु कहते जल्दी बन जा, कहते भी कहते। तो मसला में हम बात करेंगे कि हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी दंगल छिड़ा हुआ है उसमें सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं और सीएम पद को लेकर पार्टियों में क्यों आखिरकार रार जो है ठनी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक पैनल मौजूद है जिसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। राजीव जी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे। स्वागत है सर आपका। राकेश बढ़ाना जी, प्रवक्ता आपकी तरफ से हैं, आपका जो है पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। स्वागत है सर आपका भी। नीरज गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सर मैं रामराजी जी शर्मा जी आप ही के पास आऊंगा जी। आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से आपने सुना, आपकी पार्टी जिस तरीके से सक्रियता के साथ भूमिका और जिस तरीके से चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है, उसके बाद जो है एक के बाद एक नए पैतरे और नए तरीके की जो है सियासी जो रणनीति तेज हो रही है, उसके साथ साथ नए पैतरे भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब सीएम का ले लीजिए, अब पार्टी में रार किस तरीके से शांत कराते हुए नजर आएंगे? देखो, इच्छा जाहिर करना कोई बुरी बात नहीं होती। आदरणीय अनिल विज जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और हमारे लिए आदरणीय पूजनीय हैं। उनका प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, दुलार हमारे साथ है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है और इकोनॉमिक्स का नियम है, इच्छाएं असीमित होती है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी जागृत हो जाती है। तो ये तो स्वाभाविक बात है। तो आदमी पहले इच्छा होती है मैं मंत्री बनूं, फिर इच्छा होती है मैं सीएम बनूं, और सीएम तो एक ही होता है और वो एमएलए की राय से हाईकमान तय करता है। तो मैं समझता हूं जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और हमारे चाणक्य हैं जो प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, जिन्होंने 35 और 370 धारा हटाने में अहम रोल अदा किया है। आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने भी कह दिया था जब वो पंचकुला में हमारी मीटिंग ली थी कि भाई नायब सैनी जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री जी भी हमारे नायब सिंह सैनी ही होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुरुक्षेत्र में कहा था
नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी ही होंगे। और जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला था, बहनों को झूठे गारंटी कार्ड तक बांटे इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे सालाना और 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही है, कहीं भागे आगे मतलब हाथ नहीं आ रहे बहनों के, वो गारंटी कार्ड ले लेके बहनें घूम रही हैं। इस तरह से इन्होंने बहनों को भी झूठ बोला, मतलब कम से कम बहनों को तो बख्श देते। और झूठ बोलने में अगर कोई पार्टी का मुकाबला कराया जाए, कोई ऐसा कोई झूठ बोलने में अवार्ड कोई विश्व सत्र पे कोई अवार्ड हो ना, तो वो कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि झूठ बोलने में महारत हासिल है। जिस तरह से इन्होंने ठगी ठोरी करी, वोटों को लोगों को इन्होंने गुमराह किया, भाई इन्होंने काठ की हंडी एक बार चढ़ाई थी, वो चढ़ चुकी है, जनता में बहुत भारी रिएक्शन है, जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है। और जिस तरह से किसानों के साथ में इन्होंने छलावा कराया, किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी, ये भी अपना आप में बहुत बड़ा मतलब एक समझता हूँ बहुत बड़ा छलावा था किसान समाज के साथ में। और प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक इनके टाइम में आते थे। और जिस तरह से इन्होंने MSP पे फसलें ना खरीदी, सबसे जो किसान की उपज का पहले क्या भाव था, आज क्या भाव है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। और किसानों के, मजदूरों के बच्चों को इन्होंने रोजगार नहीं दिया। इनके टाइम में रोजगार मुख्यमंत्री के क्षेत्र तक सीमित रहता था। क्या निवासी हलकों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? इन्होंने जिस तरह से रोजगार दिया, भाई परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, हमने इस वाद को तोड़ा। शर्मा जी, लेकिन मूल सवाल सर मेरा ये था, ठीक है मैं उस पर भी आऊंगा, जो आप अपनी विशेषताओं को और जिस तरीके से जो काम है वो किनारे आप जो है, ठीक है मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मूल सवाल ये था सर, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है नेताओं को कि सीएम जो है वो होने चाहिए, सीनियरिटी के हिसाब से या पद के हिसाब से, या मैं कहूं कि लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उसके हिसाब से। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि सरकार कुछ और तय कर रही है, या फिर ये कहें कि आला अधिकारी, आला नेता जो है कुछ और जो है तय कर रहे हैं और धरातल पर कुछ और निकल रहा है? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, वरिष्ठ नेताओं में होता है, हर आदमी की इच्छा होती है, भाई मेरी भी इच्छा है, हर एक की इच्छा होती है, भाई सबकी इच्छा होती है, भाई मुख्यमंत्री तो एक ही होता है, भाई मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, हर एक की इच्छा होती है। लेकिन भाजपा सबसे अनुशासित पार्टी है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और जिस तरह से कांग्रेस में इनके आपस में जो तुम पुजारी हो रही है, इनमें एक दलित की बेटी और एक बहुत वरिष्ठ नेता, उन्होंने इच्छा जाहिर करी, भाई मैं लोकसभा कैंडिडेट, लोकसभा सांसद हूं और मैं MLA का चुनाव लड़ना चाहती हूं। इन्होंने उसको दलित की बेटी की आवाज को दबा दिया, और जिससे SC समाज में, SC/BC समाज में बहुत भारी रोष है और महिलाओं में बहुत भारी रोष है। और जिस तरह से हमारी पार्टी के एक MP ने MP राज्यसभा ने इच्छा जाहिर करी, भाई मैं MLA का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, हमने लड़वा। जिस तरह से आज मैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हूं, आज इनकी कैंडिडेट है जो हमारी बिटिया है, जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है। आज उनका बुआना गांव में प्रोग्राम था, बुआना गांव में, जुलाना विधानसभा में। जिस तरह से इनका आपस में लठ बज रहा था, वहां एक कृष्ण भारद्वाज है, कांग्रेसी नेता, उसको बोलने नहीं दिया। अरे वो ब्राह्मण है, इसलिए उसकी आवाज दबा दी, उसको बोलने नहीं दिया, उसकी आवाज को दबा दिया। ठीक है सर, मैं आपका ठीक है डिबेट को मैं ओपन करता हूं। व्हाट इज योर टेक नीरज गुप्ता? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपका रिएक्शन है? चुप कराई ना, तब तो रिएक्शन दूंगा। झूठ बोलने तो माहिर है। नहीं, आप ऐसे मुस्कुराहट के साथ में आप जो है शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपकी पार्टी तो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, आप सिर्फ दूसरों का हिसाब लेने के लिए ही आए हुए हैं। और शर्मा जी हैं कि वो आप पर नजर रख रहे हैं, आप दूसरों की पार्टियों का हिसाब मांग रहे हैं। आपकी पार्टी में से भी तो आवाज उठ रही है सर सीएम पद के लिए। इसका बयान नहीं आया था तो हमें ये कहते थे कि भाई वो बहन जी को लड़ने जिनके दिया। घर जो है कांच के होते हैं, वो दूसरे के मकान पर, दूसरे के घर पर जो पत्थर नहीं मारा करते।
कि भाई इनकी स्टेटमेंट ही हमारे फिट बैठती है हाँ। कि भी मुख्यमंत्री की बनने की इच्छा किसको नहीं होती, तो वो बात आप पे भी तो एप्लीकेबल होगी ना भाई। अनिल विज को बना दो, क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं बनाते उनको? अनिल विज को सबसे पुराने हैं आज तक, तो इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, देखो इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ठीक है शर्मा जी आपका टेक हो गया, मैं आऊंगा आपके पास में, मैं फिर से आपको समय दूंगा। नायब सैनी सीएम बन के रहेंगे, नायब सैनी, शुक्र है भगवान के अनिल विज का नाम भी आ गया। चलो पार्टी के इंटरनल मैटर है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा क्योंकि इनको तो आदत है पार्टी में इंटरनल मैटर देने की। हमारी कुमारी शैलजा ने चुनाव लड़ा नहीं लड़ा या उनको लड़ने नहीं दिया, वो हमारी पार्टी के इंटरनल मैटर, रूल्स रेगुलेशन सभी के लिए एक था। किसी एमपी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं थी, उस बात को छोड़ो। अब आओ हरियाणा विधानसभा के चुनाव की बात कर लेते हैं। जो ये ठगी बार बार यूज करते, मेरी सिबरे भी डिबेट थी, इनसे दिन में 2 डिबेट हो ही जाती है डेली, तो ये बार बार ठगी करके अपने जनता के मैंडेट को अपमान कर रहे हैं। देखिए जनता ने मैंडेट दिया, ये कह रहे हमने झूठ बोला। अरे झूठ क्या बोला भाई, जनता ने सच माना, हमने सच ही बोला था। सच को सच का साथ मिलेगा, झूठ तो आपने बोला, तो आपको तो हिसाब से अगर हमने झूठ बोला तो आपका सच हार गया। तो नहीं, आपका सच हार गया ना, सुनिए, आपका सच हार गया, इसलिए आप जनता के मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। हमने तो जब 2014 में बहुमत नहीं मिला तो हमने ये कहा कि जो जनता ने मैंडेट दिया हम उसका सम्मान करते हैं, तो आप भी सम्मान कीजिए। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है भाई? 5 सीटें चली गई, आपका नारा फेल हो गया, 10 पार 70 पार। तो इस बात को छोड़िए, सब जानते हैं, देखिए सब जानते हैं। तीसरी बार तो तब बनेगी जब जनता आपको मौका देगी। अभी पूरे घमंड में मत रहिए, घमंड तो आपका चूर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से भी साफ हो, यहाँ से भी साफ हो। आप देखिए 204 जब से आप आए हो, जब के बाद आप साफ ही होते जा रहे हो। अभी 10 उपचुनाव भी होंगे बाई इलेक्शन यूपी में, उसमें भी आप साफ हो। उस बात को देश की जनता जानती है, सब कुछ जानती है। आपने हरियाणा में क्या काम किया? देखिए बार बार ये किसानों का मुद्दा लाते हैं। देखिए इनको चुप कराइए, उनके बारे में नहीं बोल, अगर मैंने बोलना शुरू हुआ तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए आप चुप रहिए। देखिए बार बार किसानों का मुद्दा उठाए। मेरे भाई प्रवक्ता साहब ये बोल गए, भैया महंगाई बढ़ती है तो एमएसपी का रेट भी बढ़ता है। अगर आप महंगाई एमएसपी रेट की बात करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो कर्जे की बात करिए, हरियाणा में 60,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज 4.5 लाख का करोड़ का कर्जा, उसकी बात क्यों नहीं करते? कर्जा कैसे बढ़ गया? महंगाई की बात करते हैं, एमएसपी रेट बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ी तो एमएसपी का रेट भी बढ़ेगा। हमारे समय जब महंगाई कम थी तो एमएसपी रेट भी कम था, कर्जा भी कम था। आज कर्जा 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के प्रत्येक वासी पे, 1 लाख। अरे आप भी कर्जे में डूबे हो, आपका बाल कर्जे में डूबा है, क्योंकि आप पे भी जो कर्जा है 1,23,408 रुपए 27 पैसे कर्जा है। गूगल खोल के देख लो, हरियाणा की देख लो, मेरे पे भी कर्जा है, राकेश भाई भी कर्जा है, और जो एंकर मोदी है उनसे भी कर्जा है, हरियाणा के प्रत्येक वासी भी कर्जा है, 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। तो आपने कोई विकास नहीं किया, जनता सब जानती है। आपने जनता को लठ मारे हैं, और शराब घोटाला, शिकारता घोटाला, नगर निगम घोटाला सबको पता है। ठगा तो आपने है जनता को 2014। अरे 2014 15 लाख आएंगे खाते में, 15 लाख आएंगे खाते में, आज से 1 रुपया नहीं आया। हमने ठीक है, आप कहते हो बहनें हमारे पीछे भाग रही हैं, एक स्टेट की बात है। अरे हमारी सरकार बनती तो हमारा पूरा करते। आप सर पिट गया, गोलियां चल रही, फटाफट अपराधी भाग रहे फटाफट। इसलिए आपका ज्यादा है, इतना घमंड में मत रहिए। जनता निरार्जन मालिक है, आप लोकसभा में नहीं बोलते। 400 नीरज जी सवाल का जवाब नहीं दिया, शायद आपने सवाल सुना नहीं ठीक से। नीरज जी सवाल ये है कि उनकी पार्टी से अगर आवाज उठी है तो आपकी पार्टी से तो पहले से ही आवाज उठी हुई है साहब। चोर बोलते थे साहब, नहीं नीरज जी आपने सरकार बनाने की गठबंधन कर दिया। अगर चलो आपकी सत्ता थी, नीरज जी आप लगातार बोलते ही जा रहे हैं, सुनेंगे भी जरा। नीरज जी पूछेंगे, आपने गठबंधन नहीं किया तो आपके ठगों का गठबंधन है, सारी जानती है। आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। 15 लाख आएंगे, काला धन नहीं आया, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। हमारे मेट्रो फरियाद में भैया आगे रामराजी वहां बैठे बात मत करो। अगर सच्चाई का सामना करना है, मैं आपको गाड़ी से लेने आऊंगा फरियाद में मेट्रो का पिलर, जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल गए थे, यहाँ से बढ़ाऊंगा, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। आपने चश्मा लगा रखा, कहो तो कल लेने आ जाता हूँ, देख लेना, नाप लेना। वो पिलर जैसे हमारी कांग्रेस सरकार में वैसे वही का वही है। नीरज जी झूठ का सवाल मेरा कुछ और था, आप आपस में ही लगे पड़े। सर सवाल मेरा कुछ और था। सवाल ये था कि जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, तो आपकी पार्टी भी कौन सी जो है सही दिशा में चल रही है? आपकी पार्टी से तो पहले ही आवाज उठ चुकी है सीएम पद की जिम्मेदारी के लिए, सीएम पद के लिए। अब और जो है एक और नेता उस रेस में जो है जुड़ गए। सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है, आपके लिए टॉपिक हो सकता है,
लेकिन ये हमारा फैसला हाईकमान करेगा। जिसके विधायक दल को नहीं करेगा तो फैसला हाईकमान ही, हम और आप क्या करेंगे। लेकिन आप तो पार्टी का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो आपके पास तो कोई जवाब होगा कि जिस तरीके से जो है आपकी पार्टी की तरफ से भी तो कोई बहुत सारी जो है आवाजें सीएम पद के लिए हुई हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी, ये साफ क्लियर है कि हमारे पास सीएम का फैसला बाद में होगा, जब हमारे पास बहुमत आएगा उसके बाद देखा जाएगा सीएम कौन बनेगा। और राहुल गांधी जी साफ निर्देश है हमारे परिवार का, जिसे विधायक चुनेंगे वही सीएम होगा। अब विधायक किसे चुनते हैं वो उस वक्त देखा जाएगा, किसी को चुनेंगे वही सीएम घोषित होगा हरियाणा का। ठीक है। राकेश जी, राकेश बढ़ाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आम आदमी पार्टी से हैं आप जो है, और अगर मैं बात करूं हरियाणा के दंगल में कैसा जो है आपका दिखाई दे रहा है, कुछ मंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी का? राकेश। गौरव जी हमें सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, मंगल भी दिखाई दे रहा है। आज कितने आश्चर्यजनक बातें हैं। हमारे दोनों प्रवक्ता एक ही बात पे लड़ रहे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। और आज देखिए बीजेपी भी और कांग्रेस भी एक जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात पे लग रहे हैं। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आप एक बात बताएं कि हरियाणा में 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा और 10 साल का शासन कांग्रेस का रहा। आज होना चाहिए था कि हमने 10 साल में क्या क्या काम करे, बीजेपी को बताने चाहिए हमने बिजली पे क्या काम करा, सड़कों पे हमने क्या काम करा, महिला सुरक्षा पे हमने क्या काम करा, बेरोजगारी पे हमने क्या काम करा, और चिकित्सा पे हमने क्या काम करा, शिक्षा पे हमने क्या काम करा। बजाय इन सब बातों के अलावा ताकि इनके नेता और ये सब लोग इस बात पे लगे हो कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री, हम बनेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो वो बनेगा जिसे जनता चुनेगी और जनता फैसला देगी 5 तारीख को। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे, परंतु हम जो हरियाणा के 1.5 करोड़ लोग हैं उनके लिए हम जो सुविधाएं देंगे हम उन पे बात करना चाहते हैं, ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा में जैसे पंजाब में और दिल्ली में हमने काम किया, महिला सुरक्षा पे हमने काम किया, चिकित्सा पे हमने बहुत शानदार काम किया, मोहल्ले क्लिनिक बनाए, गरीब लोगों को मुफ्त दवाइयां दी, जैसे हमने शिक्षा पे काम करा, अच्छे स्कूल, शानदार स्कूल बनाए और मुफ्त हमने शिक्षा दी, अच्छे स्कूल बनाए जो सरकारी स्कूल थे, एक ही बेंच पे गरीब का बच्चा और करोड़पति का बच्चा भी बैठ के शिक्षा ली। हमने रोजगारों में हमने जैसे पंजाब में कच्चे जो कर्मचारी थे उन्हें पहली कलम से पक्के कर दिए और हमने रोजगार दिया वहां पे। तो हम सब इन बातों पे जाना चाहते हैं, ना कि हम इनकी तरह कोई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जाट बनेगा, नॉन जाट बनेगा, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैला रही है लोगों में, वो इनके मंसूबे जो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हरियाणा के लोग ये जान चुके हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को 10 साल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही थी, बेरोजगारी चरम पे चला गया था, हरियाणा में आज क्राइम के नाम पे हरियाणा में नंबर 1 हरियाणा बन गया था देश में, सॉरी। तो ये सब बातें हरियाणा के लोग जानते हैं, किसानों के साथ कितने अत्याचार हुए। नहीं सर, देखिए सर मुझे ऐसा वर्ग नहीं, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ रहा है। राकेश जी, अभी आपने जो है दोनों ही पार्टियों का नाम लिया और अभी जो है अगर कुछ दिन पहले पर अगर नजर डालें तो आपके भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के साथ आकर जो है किस तरीके से जो है तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो अलग बात है, तालमेल आपका जो है नहीं बैठा, लेन देन आपका सही तरीके से नहीं बैठा, टिकटों को लेकर जो है किस तरीके से क्या चल रहा था वो सामने नहीं आया। लेकिन सामने जो आया, आप कह रहे हैं कि 10 साल का इन्हें हिसाब देना चाहिए, उनको हिसाब देना चाहिए, लेकिन आपकी अगर बात की जाए तो आपकी भी पार्टी में आजकल सही सब कुछ नहीं दिख रहा है। चूंकि अगर देखें तो अभी जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है सीएम साहब का, आपके अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा देने वाले हैं। क्या इसका असर जो है आपको लग रहा है हरियाणा की सरजमी पर देखने को मिलेगा? किस तरीके से आप जो है इस चीज को भुनाने की कोशिश करेंगे, और चूंकि बहुत कम वक्त जो है चुनाव में बचा हुआ है? राकेश जी। गौरव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे थे, एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला था। इन्हें पता था कि हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं और आने वाली जो सरकार वो आम आदमी पार्टी की बन सकती है, तो एक षड्यंत्र रचा गया और उसमें इन्होंने शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। ये पूरा देश जानता है इस बात को, कोई नई बात नहीं है, परंतु हमें न्यायालय पे भरोसा था और न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। हरियाणा का लाल केजरीवाल, ये पूरा हरियाणा जानता है इस बात को, और हरियाणा के लोग भी चाहते हैं। देखिए पूरे हरियाणा के लोगों ने
चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, सबको एक एक मौका दिया। इस बार वो अरविंद केजरीवाल जी को भी मौका देना चाहते हैं, क्योंकि जो दिल्ली में और पंजाब में सुविधाएं हम दे रहे हैं लोगों को, तो वो चाहते हैं कि हरियाणा में भी मिले, क्योंकि हरियाणा दिल्ली और पंजाब से सटा हुआ है और हरियाणा की जनता भी चाहती है कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा हो, अच्छी सड़कें हो, समान विकास हो, जाति पाति का कोई बात ना हो, और सिर्फ समान विकास और समान रोजगार की बात हो। तो ये हरियाणा के लोग भी जानते हैं। और मैं आपको गौरव जी 101% बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में आने वाली सरकार जो होगी वो एक ईमानदार सरकार होगी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ठीक है राकेश जी। शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से राकेश जी कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है आप दोनों को हिसाब देना चाहिए, आप यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनका पहले तो ये था। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरी बातों पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो है पार्टी की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है। और क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा देना और वो भी 2 दिन के बाद देना, फिर उसके बाद हरियाणा में जो है चुनाव है, अकेले तौर पर जो है पार्टी मैदान में दिखाई दे रही है, क्या इसका जो है सेंटिमेंट कुछ पैदा कर पाएंगे हरियाणा में? क्या इसकी जो भूमिका पहले से बनाई हुई थी या बना पाएंगे हरियाणा की अगर बात की जाए तो? शर्मा जी देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडी और सीबीआई ये निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं और ये तथ्यों पर आधारित अपना काम कर रही हैं। इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। दूसरा, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, ये इसका कोई हरियाणा की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट किया था हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा के लाल अच्छा जब होता जब तेरे ऊपर आरोप लगे तो उसी टाइम तो इस्तीफा देता। अब ये नौटंकी है, इसको जनता भाग चुकी है और हरियाणा की जनता इसको नकार चुकी है, क्योंकि हरियाणा के लाल ने तो हरियाणा की नाक कटवा दी। अरे जेल में जा रहा है तू, जेल में जा रहा है, पहले जब जेल में जाने थे, पहले जब तेरे ऊपर आरोप लगे थे उसी टाइम इस्तीफा देता। हरियाणा का आदमी बहुत ईमानदार है और बहुत इज्जतदार है। हरियाणा का आदमी इस तरह की बातें लायक नहीं करता। हरियाणा में बहुत भारी रोष है, क्योंकि जिस तरह से इसमें हरियाणा की नाक कटवाई है हरियाणा के लाल ने, ये मैं समझता हूँ अपना आप में एक उदाहरण होगा। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि भाई ऐसा भी हरियाणा का लाल था जो जेल में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का डंडा बरसा जब उसने हरियाणा के लाल ने इस्तीफा दिया। अरे हरियाणा के लाल अच्छा होता जब तेरे ऊपर दाग लगा था, तेरे चादर पर दाग लगा था, उसी टाइम तो इस्तीफा देता। ये भाई मेरी चादर सफेद हो जाएगी, दाग हट जाएगा, मैं दोष मुक्त साबित हो जाऊंगा, कोर्ट मेरे को क्लीन चिट दे देगा, तब मैं पदभार ग्रहण करूंगा। अगर दूसरा हरियाणा का लाल वहां जाके कहता पंजाब में हरियाणा का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा हरियाणा को, और दिल्ली में जाके कहता है भाई हरियाणा पानी नहीं देता हरियाणा। अरे हरियाणा के लाल, हरियाणा पानी कहां से देगा? पंजाब में तेरी सरकार है, SYL का पानी दिलवाइए तू, चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दिलवाइए, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिलवाइए। जो SYL हमारे जीवन में का तो नहीं दिलवाता। इस तरह क्या पंजाब में तेरी सरकार है? पंजाब में तेरी सरकार है, तुमने लूटा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसमें तुमने ठगा नहीं। और हरियाणा का नाम तो फ्रीडम फाइटर है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो, सबसे ज्यादा आपने भ्रष्टाचार करे, ईमानदार है तो मुख्यमंत्री को बदल दिए थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तुम हो। बदला एक प्रकृति का नियम है, बदलाव इतिहास बदलोगे क्या? और मुख्यमंत्री मनोज लाल ने इच्छा जाहिर करी थी कि भाई युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, और मैं 9 साल बहुत मुख्यमंत्री रह लिया और युवा शक्ति आगे आई। और आदरणीय नायर सिंह जी जो युवाओं के हृदय सम्राट है, प्रेरणा स्रोत है, शक्ति प्रधानमंत्री की हिम्मत किया है, पार्टी ने उनको ओबीसी समाज का सीएम बनाया। तुमने नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने तो बनाया नहीं, हमने बनाया, और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा यही होगा। जो कार्य ठीक है शर्मा जी, ना करे हो। ठीक है राकेश जी, आपका कहना आएगा तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। नीरज जी, क्या है आपके सियासी समीकरण जो है? जैसे तमाम सारे सवाल आपकी पार्टी पर भी उठ रहे हैं और लगातार जो है भाजपा उठाती हुई नजर आ रही है, दूसरे विपक्षी दल भी उठाते नजर आ रहे हैं। आपका जो गठबंधन होने वाला था, हालांकि नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद जो है अब कहीं न कहीं जिनके साथ आप जाना चाह रहे थे उनकी पार्टी से इस्तीफे की खबर, और उसका क्या आपको लग रहा है कहीं न कहीं ये मास्टर स्ट्रोक की तरह जो है इसे भुनाने की हरियाणा की सरजमी पे जो है कोशिश की जाएगी?
और फिर जो है चूंकि चुनाव का वक्त भी कम है, वहां समय भी पूरी तरीके से देना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अलग ही जो है उन्होंने नियम और शर्त के आधार पर जो है जमानती बाहर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों पार्टियों में गठबंधन की कोशिश थी। गठबंधन इसलिए होता है कि दोनों पार्टियों को फायदा हो, दोनों पार्टियों को अनुरूप होना चाहिए। शायद ऐन वक्त में गठबंधन की कोशिश की, ऐन वक्त में गठबंधन नहीं बन पाया जी। ये पार्टी के सीनियर नेताओं ने विचार विमर्श किया तो गठबंधन से अलग हो गए। इसमें क्या बात है? कोई हमारी आपस में ये बात हुई कि गठबंधन नहीं हुआ तो क्या बात होगी इसमें? तो देखिए, बाकी उनके इस्तीफे की बात या अरविंद की जमात, वो उनका निजी फैसला है, वो इस्तीफा दें या ना दें। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, कल इस्तीफा देंगे नहीं बिल्कुल, लेकिन उसका प्रभाव क्या आपको चुनौतीपूर्ण यहाँ पर हरियाणा की सरजमी को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है? हरियाणा में कांग्रेस मौजूद है, हरियाणा में कोई चुनौती नहीं। उनकी जमानत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जमानत मिली है तो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के अनुसार दी है, संविधान के अनुसार दी है, तो इनको जमानत वैसे तो मिल के नहीं। जमानत की व्यवस्था है कानून में, जब तक मुजरिम साबित नहीं होता तो जमानत देना उनका राइट है, जमानत लेना उनका राइट है। तो उसमें कोई बात नहीं है, हमारा उनसे कोई वो नहीं है और ना ही उनसे कोई मुकाबला है। देखिए, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस अकेले सक्षम चुनाव लड़ने में सक्षम है। वो हमारे राहुल गांधी जी चाहते थे गठबंधन आगे चले, हरियाणा से लेके आगे दिल्ली में चले, आगे दिल्ली का दिल्ली देखा जाएगा, लेकिन वो गठबंधन किसी प्रकार की विचार विमर्श नहीं बन पाया, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उससे उनके बाहर आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत है हरियाणा में। तो हरियाणा में निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। ठीक है सर, जो है नीरज जी, अब जो है मैं राकेश जी के पास आऊंगा, लेकिन सवाल वही रहेगा नीरज जी के पास। जो सवाल है नीरज जी ने जहां से बात खत्म की है, राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद जो है लगातार मसला चल रहा है और सवाल यही है कि हरियाणा में क्या कुछ सियासी समीकरण रहने वाले हैं और सीएम पद को लेकर जिस तरीके से पार्टियों में रार ठनी हुई है उसको लेकर कैसे जो है इसका निराकरण करते हुए पार्टियां नजर आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। मुझे ग्लास ले। हाँ भाई। सत श्री अकाल जी। जी तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना? स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मसला में चर्चा सीएम पद को लेकर जिस तरीके से हरियाणा के चुनावी दंगल में रार ठनी हुई है, उसको किस तरीके से जो है पार्टियां बनाती हुई नजर आएंगी और किस तरीके से जनता को ये विश्वास दिलाती हुई नजर आएंगी कि आप देखिए हम अलग नहीं है, एक ही साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम तरीके की जो अभी जो विचारधारा के साथ में जनता के बीच में जो रूमर्स फैले हुए हैं उसको किस तरीके से काबू में करती हुई नजर आएंगी। चर्चा ब्रेक से पहले राकेश जी आपके पास चल रही थी और राकेश जी कह रहे थे कि किस तरीके से जो है हमारी पार्टी के लिए कोई भी चुनौती जो है हमें हरियाणा के मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, नीरज जी, माफ कीजिए, नीरज जी चर्चा कर रहे थे, लेकिन राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप जो है पूरी तरीके से
कि कैसे जो है, क्या इसका कोई लाभ उठाती हुई आपकी पार्टी दिखाई दे रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से लोग प्रभावित है और अरविंद केजरीवाल जी को लोग चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे तो 100% में करो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। क्या कोई सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए, वो जो पूरे हरियाणा के पूरे देश के लोग जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए के साथ जो किया था वो सब लोग जानते हैं। उसके लिए हमें कोई ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा देना था तो आप जो है अंदर से क्यों नहीं दिया, बाहर आने के बाद, और वो भी समय लेकर जो है इस्तीफे की ऐलान। तमाम सारे सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं ना जी। गौरव जी, कोई सवाल नहीं उठ रहा है। इनके उठाने से क्या होता है, तो खुद ही चोर है। और ये कह देंगे इस्तीफा दे दो तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र ये इस्तीफा देते। मनोहर लाल खट्टर जी ने जब 200 करोड़ रुपए का घोटाला फैजाबाद में हुआ था तो क्यों नहीं इस्तीफा दिया इन्होंने? हमने कहा था कि नायब सैनी के टाइम में अब युवाओं के साथ रोजगार नहीं दिया, दुनिया भर के घोटाले इन्होंने कर दिए। इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? इनके कहने से क्या होता है, शोर मचाए शोर, इनका तो वाला हाल है। हम इनके कहने से समझ दे देंगे इस्तीफा। हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, क्योंकि पूरा देश जानता है इस बात को कि अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार है, एक सच्चे नेता है। जो देश में ईमानदारी की अगर कोई राजनीति करता तो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इनके कहने से क्या होता है? इन्होंने तो हरियाणा में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे बताओ 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था हरियाणा फैजाबाद में, और आज पहली बार गौरव जी हरियाणा में इतिहास में हमने जब प्रदर्शन करा और हमने जब लोगों को जब जागरूक होने लगे, तो जब इन्होंने क्या किया, जब इनके नेताओं का, मंत्री और एमएलए का नाम आने लगा, तो गौरव जी इन्होंने उसमें फाइल में आगे उस कमरे में आग लगवा दी जिसमें कंप्यूटर फाइलें रखी हुई थी। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये पूरा हरियाणा जानता है इनके कहने से क्या होता है। ये तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं, ये खुद ही भ्रष्टाचारी है नंबर 1 पूरे देश में। हरियाणा में इन्होंने इतने घोटाले करे। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी अभी परसों 3-4 रोज हरियाणा में पहले आए थे और यही कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नवीन जिंदल के लिए अरे कोयला घोटाला, कोयला माफिया, और आज उसी कोयला माफिया को अपने साथ, अपनी कुर्सी के साथ में बैठा रखा था। तो लोग नहीं जानते हैं क्या इन सब बातों को? सब लोगों को पता है इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। ये खुद ही भ्रष्टाचारी है। सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें अगर आज हरियाणा में सत्ता की बात आए, कुछ भी कर सकते हैं। ये जाट और नॉन जाट की जो बातें कर रहे हैं, जो जहर घोलने का काम ये कर रहे हैं, सत्ता के लिए तो कर रहे हैं। 9.5 साल पहले इन्हें ओबीसी नजर नहीं आए, आज इन्हें ओबीसी नजर आने लगा कि हम ओबीसी के सबसे हितैषी है। 9.5 साल में आपने पंजाबी वर्ग को मुख्यमंत्री बना के रखा, आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया जी। अच्छा, हमें तो ओबीसी की याद आ रही है। अरे भाई, तुम्हें ओबीसी की याद आ रही थी तो 5 साल पहले कर लेते ओबीसी की याद। ये कुछ नहीं गौरव जी, एक घोषला, इनकी सत्ता जा चुकी है, इनकी जमीन खिसक चुकी है। पूरा हरियाणा जानता है। शर्मा जी, ये फजूली बातें यहाँ बैठ के करते रहते हैं, इनके पल्ले कुछ बचा नहीं है हरियाणा में। ठीक है शर्मा जी, मैं मेरे भाई की बात का जवाब दूंगा जी। नंबर 1, अरविंद केजरीवाल का कोई वो फ्रीडम फाइटर है जो जेल में बैठा है? वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बैठा होगा ना, वो फ्रीडम फाइटर तो नहीं है। दूसरा, जिसका मुखिया और पूरा मंत्रिमंडल जेल में बैठा हो, जमानत पर छूटकार हो, और वो भ्रष्टाचार की बात करें, इनको शर्म आनी चाहिए। अगली बात, जैसा जिस तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट करा, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, हरियाणा के लाल। अरे हरियाणा के लाल, हरियाणा की तो तूने नाक कटवा दी मेरे भाई। अच्छा, यही था उस दिन आपकी चादर के ऊपर दाग लगा, उसी टाइम आप इस्तीफा दे देते। भाई, मेरी चादर सफेद हो जाएगी तब मैं पदभार ग्रहण करूंगा, और मैं इस्तीफा देता हूं, ठोकर मारता हूं ऐसी पे सीएम की कुर्सी पे। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, जब डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध दिए, तब यह इस्तीफा दे रहा है। और सर नौटंकी कर रहे हैं। हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, हरियाणा के लाल, पंजाब से हमारा ऐसा दिलवा दे, एसवाईएल का पानी दिलवा दे, चंडीगढ़ में से हमारा ऐसा दिलवा दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से ऐसा दिलवा दे। और हरियाणा का लाल पंजाब में जाके कहता है 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा हरियाणा को, और दिल्ली में जाके कहता है हरियाणा पानी नहीं देता। अरे पानी कहां से लाएगा? तेरी सरकार है, जुआ होगा जब तो हम आके देंगे भाई। तो ये सब नौटंकी है, झूठ बोलने में माहिर हैं ये, और भ्रष्टाचार के आरोप में इसका पूरा मंत्रिमंडल जेल में है। कुछ जमानत पर आ लिया, और इनकी मैं समझता हूं ये जमानत पर चल रहे हैं, और ये सब नौटंकी है इस्तीफा देने की। अच्छा होता उस टाइम में इसकी इज्जत बढ़ती, जब इसके ऊपर दाग लगा था उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है वो बहुत ईमानदार है, और हरियाणा का जो आदमी है वो
वो बड़ा स्वाभिमानी है, ईमानदार है, स्वाभिमानी है, और वो अपने स्वाभिमान के लिए और ऐसी 20 उस पर सीएम की कुर्सी पर ठोकर मार सकता है हरियाणा का आदमी। इन्होंने तो नाक कटवा दी हरियाणा की, अरबे प्रोजेक्ट कर हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, टट्टू हरियाणा का लाल। क्या हरियाणा का लाल है मेरे भाई? हरियाणा का लाल जब था, जब उसी टाइम इस्तीफा दे देता। ये कोई हरियाणा में वैसे भी इनका जनाधार नहीं है, हरियाणा में इनका कुछ नहीं। पहले लट बज रहा था कांग्रेस से, जिनका लठबंधन था, लठबंधन इनका टूट गया था। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो आपस में लट बज रहा है, जिस तरह से लटम लटा हो रहे हैं। कभी शैलजा की आवाज दबाई जा रही है, एक महिला है और दलित की बेटी है, वो कह रही है मैं दलित की बेटी है, चला चला के बेचारी का गला फाट गया। और वो कहती रहती है मैं दलित की बेटी हूँ, और मेरे बाप भी केंद्र में मंत्री रहे, मैं भी केंद्र में मंत्री रही हूँ, सबसे वरिष्ठ नेता हूँ। अरे भाई एमएलए का चुनाव लड़वा दो, एमएलए का चुनाव लड़वा दो, मैंने टिकट दे दो। क्या मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? क्या दलित हरियाणा का कांग्रेस में सीएम नहीं बन सकता? क्या ओबीसी समाज से हरियाणा का सीएम नहीं बन सकता? क्या दलित समाज से नहीं बन सकता? क्या महिला नहीं बन सकती? तो ये तो दलित विरोधी है, महिला विरोधी। हमने 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से सीएम बनाया, इन्होंने एससीबीसी समाज से क्यों नहीं बनाया भाई? और आगे भी डिक्लेयर नहीं किया। ऐसे ये साफ साफ जाहिर होता है ये एससीबीसी समाज के धुर विरोधी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री के नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, 58 साल में हमने बनाए, आगे भी यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जी ठीक है। नीरज गुप्ता जी, आपकी पार्टी में भी रार के जो है पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उसको भी जो है आप दूसरों पर हंस रहे हैं, राकेश जी अलग हंस रहे हैं। पड़ेगा हमारी पार्टी में कोई रार नहीं, रार तो इनकी पार्टी में इनका काटा अनिल विज बन गए। अनिल विज को बना दो। नहीं, आप देखिए ना, आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी में से भी जो आवाजें उठ रही हैं, लेकिन क्या उनको आवाजों को दबाया जा रहा है? क्या उन आवाजों पर जो है सियासत को हावी किया जा रहा है? किसान आंदोलन का खमियाजा सबसे ज्यादा एक मिनट रामराज जी, एक मिनट सुन लीजिए। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा खमियाजा अनिल विज जी बेचारे भुगत रहे हैं। जब भी अपनी अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपना जाते हैं प्रचार करने के लिए, किसान उनको घेर लेते हैं। काफी किसानों ने घेर लिया, उनका क्या कसूर है भैया? उन्हें तो कानून का सम्मान किया था, उनको बचा लो भैया। सारे किसान उनके पीछे लगा रखे हैं क्योंकि अम्बाला पंजाब की सीमा में बैठे हैं, और उनको मुख्यमंत्री बना दो भैया। क्यों नहीं बनाते? और रो रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएगा, और उन्हें क्या दिया मैं सबसे सीनियर हूँ, क्यों नहीं बनाते यार मुख्यमंत्री? यार कहा तो आपके नेताओं ने भी है ना सर, आपके नेता भी यही कह रहे हैं। देखिए किसान लगाइए, नायब सैनी के पीछे लगाइए, अनिल विज के पीछे क्यों लगा रहे हैं? बेचारे जब भी अम्बाला में प्रचार करने जाते हैं किसान उनको घेर लेते हैं। कल भी घेर लिया, आज भी घेर लिया, टीवी देख दोगे। तो देखिए सब नौटंकी है, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। सपने लेने में कोई बुराई नहीं, सपने लेने में कोई टैक्स नहीं लगता। हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, सपने आदमी कोई कुछ भी लिखता है। और जैसे शेख चिल्ली के सपने थे ना, वैसे इनके सपने हैं। रात को सपने लेते हैं, सवेरे फिर सपने टूट जाते हैं। तो सपने लिए जाओ, कोई नुकसान नहीं है। और अपनी सरकार, आपकी सरकार जनता उखाड़ फेंकेगी, जनता इतने जूते मारेगी आपको, अगली बार में साफ हो जाओगे, बिल्कुल साफ, फटाफट साफ, कदाचट साफ। नहीं सर, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप किस तरीके से बोल रहे हैं? जनता जो है आपके पक्ष में जो है वोट, जनता आपकी बकायदा नहीं आएगी, आगामी कटेंगे मेरे भाई। जी रामजीलाल जी, मैं जनता कह रहा हूँ 8 अक्टूबर के बाद सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता भी आप ही रह जाओगे, सिर्फ आप अकेले प्रवक्ता बचोगे सिर्फ बीजेपी में। इसके खिलाफ कोई प्रवक्ता नहीं रहेगा बीजेपी में। आज मैं आपको कह रहा हूँ आप प्रवक्ता बने रहना बीजेपी में, आप कोई मंत्रिमंडल नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में आ जाना, आप में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अकेले प्रवक्ता रह जाओगे, बोलने लायक कोई बचेगा नहीं आपके पास, क्योंकि आपने हरियाणा में कुछ किया नहीं। हरियाणा का नाश कर दिया, हरियाणा का नाश कर दिया, गोलियां चल रही है फटाफट, अपराधी भाग रहे फटाफट, आपके पुलिस उनके पीछे भाग रही है फटाफट, और आप यहाँ डिबेट कर रहे हो। आपके गाँव में गोली चल जाएगी पीछे, पीछे चल रही है गोली, काफी अंडी फूट चुकी। और जो आप तो इतने झूठे हो, राम का नाम लेना छोड़ दिया, अब तो जय जगन्नाथ करते हो। शर्म आनी चाहिए आपका, राम का नाम भी लेना छोड़ दिया। दोस्तों राम का नाम देख के जय जगन्नाथ करते हो, जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते हो, राम का नाम लेने भूल गए तुम्हारे पनाए में मोदी, क्योंकि जगन्नाथ जी के साथ तुम्हारी सरकार बची हुई है और नीतीश जी बचे हुए हैं। राम बोलते हैं जिससे उसके साथ सरकार बना ली, तुम्हारी कोई
विचारधारा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी विचारधारा है सत्य हथियाना। और रामजी लाल जी, आपका पूरा वक्त काउंटडाउन चालू हो चुका है और आप बीजेपी के किले के प्रस्ताव में, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, बीजेपी का काउंटडाउन चालू हो चुका है। अरे नीरज जी आप एक बात बताएं जरा, एक बात समझाएं जरा, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस जो है इतना हाई कैसे लेवल पर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत तरीके से होकर जो है आपकी पार्टी में जो है तमाम सारे जो नेता हैं, सीनियर वरिष्ठ जो नेता हैं, वो आपके जो है कोई मुख्यमंत्री का पद मांग रहा है, कोई अलग चलता हुआ नजर आ रहा है, कभी किसी की उसमें जो है रैली में कोई नजर नहीं आता। लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव को लेकर थे क्या? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आया, उसको लेकर कहीं आपके पास कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया कि 5 सीटें हमने यहां से ले ली तो इस बार जो विधानसभा में बाजी मार लेंगे? नीरज जी देखिए, इनको चुप कराइए, नहीं ठगी चोरी बोलते रहेंगे, इनका तो वरना इनका तो स्टेट को ठगी चोरी बताता है। मैंने कैसे ये घर से खा पी के आते हैं, ठगी चोरी। मेरे ख्याल से इन्होंने जिंदगी में खुद ठगी चोरी की है, इसलिए ठगी चोरी इनके मुंह पे चढ़ा हुआ है। ठगी चोरी। अरे ठगी चोरी कोई वर्ड नहीं है, ठगी चोरी मुंह पे चढ़ा हुआ है। जिंदगी भर आपने ठगी करी है क्या? अभी ठगी का उदाहरण देता हूँ, गौरव जी सुनिए मेरी बात। अभी डिबेट चालू होने से पहले सुनिए मेरी बात, मैं इनका रिकॉर्ड चालू कर देता हूँ। अभी डिबेट शुरू होने से पहले ये क्या कह रहे थे, मैंने इनकी बातें सुन ली, इनको शायद पता नहीं तो कैमरा ऑन है, माइक होना है। ये कह रहे थे गेस्ट हाउस बुक करा देंगे सरकारी। भैया कैसे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, हम आप बैठ के डिबेट करेंगे। ये बताओ कैसे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं? अरे ठगी चोरी तो आप हो, ठगे चोर 420 ठगी चोरी करके आप बैठ गए बीजेपी को सत्ता शासन, यहाँ सत्ता की बातें कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी के पास कुछ जो है बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, या आप जो दूसरी पार्टियों को ही झांकते रहेंगे सर? नहीं, अरे कई ठगी चोरी की दुकान है तेरे ऊपर लिखा बोर्ड पे, ठगी चोरी की दुकान है ऊपर तेरी। तो ठगी चोरी आपका वर्ड फेमस है ना, तो ऊपर लिखा होगा ठगी चोरी की दुकान है। हमारी कोई ठगी चोरी की दुकान नहीं है, तुम्हारी ठगी चोरी की दुकान है। ठगी चोरी दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता। जनता जाग चुकी है, घाट के अंदर नहीं चढ़ेगी, अब चढ़ ली। गौरव जी ठीक है, राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, गौरव जी आप भी एंटरटेन में शामिल हो गए शायद, जो है ये दोनों जो एंटरटेन पार्टियां कर रही हैं आपको, मुझे लग रहा है आप भी हंस रहे हैं। और सवाल आपसे इस वजह से है क्योंकि गंभीर सवाल है। एक दिन बाद आपके जो है सीएम साहब इस्तीफा दे रहे हैं, आप हंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी में अगर देखे जाए तो अभी जो है कह रहे हैं कि शर्मा जी कह रहे हैं आपका कोई वजूद नहीं है, आप वहां जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले, और यहां पर आप हंसते हुए गंभीर विषय पर आप हंस रहे हैं। अब बताइए, आप हंसेंगे तो जनता क्या करेगी सर? देखिए मैं पता है नहीं, देखिए जितने भी सीनियर वरिष्ठ नेता जो है या फिर पक्षधर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप जब इस तरीके की टेलीविजन पर बैठकर जो है इस तरीके की सलीका अपनाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे सर? गौरव जी मैं किस बात पे हंस रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। मैं इस बात पे हंस रहा हूँ, जो हमारे पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो एक ही लाइन उन पे रट। अरे गुप्ता जी आपके पास आऊंगा मैं। गुप्ता जी आप जब बोलते हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेते। नीरज जी धैर्य रखिए जरा, पेशेंस के साथ। मैं आऊंगा आपके पास में, मैं आ रहा हूं आपके पास में। राकेश जी से सवाल ले लेता हूं। राकेश जी का भी सुन लीजिए। आप इतना कॉन्फिडेंस हाई हो गया, पता लोकसभा की 5 सीटें क्या ले ली आपने? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार तो आप जो है सत्ता में बहुमती लेकर आएंगे। ठीक है राकेश जी बोलिए। गौरव जी मैं इस बात पे हंस रहा हूँ, आप कह रहे हो आप हंस क्यों रहे हो? हंस तो मैं इस बात पे रहा हूँ सत्ता की जीत हुई और अहंकारियों का, जो अहंकारी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसकी हार हुई। वो इसलिए हुई कि न्यायालय ने हमें जमानत दे दी। और अभी तो जमानत दी है ना सर। अरे आप पहले मेरी बात तो सुन रहे गौरव भाई, मैं भी नहीं सुन रहा था ना। बोलिए। आप उनके ये बोल रहे थे 1 घंटे से मैं चुप था। दूसरी बात ये, अब अरविंद केजरीवाल जी जो कल इस्तीफा दे रहे हैं वो इस बात को दर्शाता है, पूरा देश जानता है कि आज ईमानदार सरकार और ईमानदार जो नेता है, वो जो आरोप ये लगा रहे थे बार बार कि हमें सत्ता के लालची हैं, हमें सत्ता चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता है, ये है वो है, उन्होंने ये दर्शा दिया कि हमें सत्ता का लालच नहीं है, हम तो सेवा करने आए हैं, जन सेवा करने आए हैं। तीसरी बात ये कि मैं और इस बात पे हंस रहा था कि मैं अभी रामराज जी के साथ हमेशा डिबेट पे बैठता हूँ। आप मतलब ये मेरे बड़े हैं, मैं हमेशा इनका सम्मान करता हूँ, परंतु ये तूम तलाक पे आ जाते हैं। और सब तूम तलाक पे आने की बजाय इन्हें एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो
एक रटे रटाइन पे एक ये बातें हर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग इसे देख रहे होंगे तो इनका चंडीगढ़ चैनल होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी और को डिबेट में भेजा करें। इनके एक लेन के अलावा अरविंद केजरीवाल जी है, अरविंद केजरीवाल जी, अरे कोई नई बात करो, कोई अच्छी बात करो। हरियाणा में आपने 10 साल में क्या करा इसका बताओ, युवाओं को कितना रोजगार दिया इससे बताओ। अब ये देखो बीच में बोलने लगे, इन पे जो चोर मचाए शोर वो वाला हाल है। रामराज जी आपका प्लीज मैं कहना नहीं चाह रहा, आप शांति से सुना करो। मुझे पता है आपकी बौखलाहट मैं जानता हूँ, आपकी सरकार जारी है मैं जानता हूँ, इस बात को भी आपकी बहुत बौखलाहट है, पर यार आप अपनी उम्र का ख्याल रखा करो। और मेरा निवेदन है जो भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर लोग हैं जो इन्हें भेजते हैं डिबेट पे, तो इन्हें पहले और 2-4 किताब दो जिन्हें पढ़ सके और हरियाणा डिबेट में आ सके। सीनियर लोग बैठे रहते हैं उनके सामने आप, मेरा कल भी परसों भी मैं आपके साथ था, यही आपकी बात है। कोई नई बात बताओ ना, आपने हरियाणा में कितने रोजगार दिए ये बताओ, आपने हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए क्या किया ये बताओ, आपने स्मार्ट सिटी में हरियाणा में जो करोड़ों रुपए लगाए उसके लिए क्या किया। अब गौरव जी अब ये बोल रहे, हम बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे बीच में, आप इन्हें रोको। ऐसा नहीं ना ये बोलते रहेंगे, हमारी बात सुना। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, उन बातों के जवाब दो ना आप। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने कितने रोजगार दिए हरियाणा। तो सर वो तो रोजगार गिना रहे हैं ना, मंचों से आपने शायद उनकी घोषणा नहीं सुनी। उन्होंने तो घोषणाओं के माध्यम से जो अपने जितने भी, देखिए मैं बताऊं आपको कुछ जो है, मुझे भी पता है कि किस तरीके से, देखिए एमएसपी का उन्होंने घोषणा में जिक्र किया है, उन्होंने 1.5 लाख रोजगार के, उन्होंने युवाओं को रोजगार का जिक्र किया है, उन्होंने सिलेंडर का जिक्र किया है, उन्होंने एमएसपी यहाँ पर 14 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी का जिक्र किया है। तमाम सारी जो चीजें गिनाते रहे हैं वो तो गिना के चल रहे। कांग्रेस उनसे हिसाब मांग रही है। गौरव जी मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ इनके आपने शायद इनका पहला वाला मैनिफेस्टो 2019 वाला नहीं देखा होगा, शायद आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं। इन्होंने उसमें कहा था कि हम बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिले में हम CCTV कैमरा लगाएंगे महिला सुरक्षा के लिए। इन्होंने कहा था कि हम हर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जो रिक्त स्थान भरे उनको सबको भर देंगे। जो इन्होंने आपकी मैनिफेस्टो कर दिया वो तो गौरव जी आपने गिनवा दिया, पुराना आप बताओ ना इन्होंने क्या कर दिया। और ठीक है इनकी मैनिफेस्टो में क्या कर देंगे? 25 लाख बेरोजगार। मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। राकेश जी आपका हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने कमेंट दे दिया। नीरज जी 10 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए एंड देन रामराज जी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। आ रहा हूं आपके साथ, मुझे समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। नीरज जी प्लीज, नीरज जी आप जो है फाइनल कमेंट जी। ये मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूँ कि जनता से ऊपर कोई भगवान नहीं है। जनता ही की अपनी समझदार है हरियाणा की, और जनता समझदारी से वोट करेगी। जिस पार्टी को भी चुनेगी जनता अपना फायदा देखेगी, कौन सी सरकार जनता ही जनार्दन है। ठीक है, जनता ही चुनेगी, जनता के पाले में आपने गेंद को फेंक दिया है, वो किस तरीके से लेती है जनता का काम है। ठीक है रामराज जी। देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि काम किया है। अब सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, वो भी मेरिट के आधार पर। जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कुछ चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर किसान मजदूर का बेटा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, हमारी सरकार लगा रही है। पहले कांग्रेस के टाइम में रोजगार सिर्फ मुख्यमंत्री के क्षेत्र तक सीमित रहता था, और वो भी भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस बात के आधार पर नौकरी देता था। हमने इस बात को तोड़ा और हमने मेरिट चलाई, मेरिट के आधार पर आज बच्चे नौकरी लग रहे हैं। ये अपना गौरव की बात है। किसानों की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, और इनके टाइम में रोकना पड़ रहा है, मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है। रामराज जी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश बढ़ाना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जिस तरीके से हरियाणा के दंगल में आमतौर पर जो है अमूमन सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है वार प्रत्यवार करती हुई नजर आ रही हैं। अब तो अब पार्टियों के खुद नेता ही जो है सीएम पद की दावेदारी का जो है जिम्मा सौंप बैठे हैं। ऐसे में पार्टियां किस तरीके का जो रुख है वो अपनाती हैं, और दूसरी तरफ अगर देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जनता जनार्दन है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है और कैसे जो है अपना फैसला सुनाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।